सोशल साइंसेस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर जल संसाधन के विषय में। जल संसाधन जिसे हम वाटर रिसोर्सेस भी कहते हैं, और यह 10वीं कक्षा के सोशल साइंस से संबंधित भूगोल से संबंधित है। इसमें हम जल संसाधन का महत्व, जल की आवश्यकता, जल की समस्याएं और जल को बचाने के उपाय, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि जल क्या है। जल के विषय में हम डिस्कस करते हैं। तो जल एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। जैसे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, ऐसे ही जल भी एक रिसोर्स है। इससे पहले वाले चैप्टर 2 में हमने देखा था कि हमने उसमें कई सारे रिसोर्सेज के बारे में अध्ययन किया था, और उन रिसोर्सेज में हमने देखा था कि उन रिसोर्सेज को हम दो बड़े भागों में बांट सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और कुछ मैन मेड होते हैं, यानी कि मानव निर्मित, मानव के द्वारा वो बनाए जाते हैं। इंसान के द्वारा, इंसान का उसमें श्रम लगता है, तब वो संसाधन बनता है। लेकिन जल जो है वह एक प्राकृतिक संसाधन है, एक नेचुरल रिसोर्स है, जो कि एक रासायनिक, एक केमिकल सब्सटेंस है, एक रासायनिक तत्व है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O है। H2O स्पष्ट संकेत देता है कि जल की संरचना में दो तत्व मिले हुए हैं, और ये दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। H2 stands for two atoms of hydrogen and O stands for one atom of oxygen। अर्थात जल के निर्माण में दो अणु हाइड्रोजन के होते हैं और एक अणु ऑक्सीजन का होता है, और इस तरह से जल का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जल की रासायनिक संरचना है, उसका एक रासायनिक ढांचा है। अब हम बात करते हैं कि जल का महत्व क्या है, और जल हमारे जीवन में किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जल के महत्व के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि जल जीवन का आधार है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम जीवन जल में ही उत्पन्न हुआ, और फिर आगे जल से ही जीवन का विस्तार हुआ। जल हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे वो आवश्यकताएं हमारी व्यक्तिगत हों, जिसमें खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, जल पीना। देखिए, जल को
पीना जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। जल के अंदर बहुत सारे जैसे हमने कहा कि इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। और जल के अभाव में हमारा जीवन असंभव है। यदि हमें कुछ दिनों तक पानी ना मिले तो फिर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है और हमारा बचना नामुमकिन हो जाता है। तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ ही जल सभी आर्थिक गतिविधियों, सभी आर्थिक क्रियाओं को करने में भी भूमिका निभाता है, उसमें भी अपना योगदान देता है। अब ये चाहे आर्थिक गतिविधियां खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हो, कृषि जिसको हम कहते हैं, या फिर पशुपालन या मत्स्य पालन, इसके साथ ही उद्योग जो धंधे होते हैं जिनको हम इंडस्ट्रीज कहते हैं, इंडस्ट्रीज को चलाने में भी जल की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा उसका योगदान है। और इसके साथ ही बिजली बनाने में भी जल काम में लाया जाता है। तो इतनी सारी खूबियां और इतने सारे गुण जल में हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं, और जो कि 100% सत्य है, कि जल जीवन का आधार है। जल के अभाव में जीवन संभव ही नहीं है। हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो ये सौरमंडल है, इसमें 8 ग्रह हैं, और इन 8 ग्रह में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल पाया जाता है। दूसरे ग्रहों के बारे में अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है कि वहाँ जल है। हालांकि इसके बारे में प्रयास किए जा रहे हैं जल को वहाँ ढूंढने के। तो यही कारण है कि पृथ्वी के ऊपर जीवन है, क्योंकि पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में, और उन मुख्य बिंदुओं को समझने का भी प्रयास करेंगे। ऐसा माना जाता है कि विश्व में जल के आयतन का, जितना भी जल पाया जाता है संसार में, उसमें 96% 96.5 प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है ना, समुद्रों में पाया जाता है, और जो कि लवणीय होता है। लवणीय का मतलब खारा, खारा पानी होता है, लवण होता है उसके अंदर, ठीक है, नमकीन पानी होता है ये, और जो हमारे किसी काम का नहीं होता, ठीक है। इसके अतिरिक्त 3.5 अर्थात 3.5% पानी ये भूमिगत होता है, भूमि पर पाया जाता है या भूमि में पाया जाता है। और उसमें से भी सिर्फ जो हमारे इस्तेमाल के लिए काम आता है वह मात्र 2.5% पानी ही होता है। 2.5% पानी हमारे काम का होता है, क्योंकि वो अलवणीय होता है, वो मीठा होता है। अलवणीय का मतलब वो मीठा पानी होता है। तो जो मीठा जल है वह मात्र 2.5% है। जितना जल हमारे संसार में पाया जाता है उसका सिर्फ 2.5% पानी ही मीठा है, और वो हमारे इस्तेमाल के योग्य है, पीने के योग्य है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस चैप्टर का। इसके साथ ही अगला जो इसका मुख्य बिंदु है वह है भारत की अधिकतर नदियां, विशेषकर सरिताएं, प्रदूषण के कारण जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो चुकी हैं। इसके बारे में हम आगे
डिटेल में बात करेंगे कि ये नदियाँ जहरीली क्यों हुई हैं, इसके कारण क्या हैं। ठीक है, तो भारत की अधिकतर नदियाँ, चाहे वो गंगा नदी हो या यमुना नदी हो या फिर ब्रह्मपुत्र हो या फिर कोई और, कावेरी, सतलुज, ये सभी नदियाँ, चाहे नर्मदा, ये नदियाँ प्रदूषण का शिकार हैं और ये इनका पानी जहरीला हो गया है, वो पीने लायक नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें हम रसायन छोड़ रहे हैं, उद्योगों से निकलने वाला जहरीला रसायन, केमिकल इसको हम कहते हैं, केमिकल उसके अंदर जा रहा है। खेतों में प्रयुक्त होने वाला उर्वरक, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजर ऑल्सो, वो भी खेतों में से बह कर के, जब बारिश आती है तो बहुत सारा उर्वरक बह कर के नदियों में जाता है और इस तरह से वो नदियों को खराब कर देता है। इसी तरह से हम खुद भी, स्वयं भी नदियों में गंदगी डालकर, कूड़ा करकट डाल करके भी हम उनको प्रदूषित कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देश के अंदर लगाए गए हैं और लगाए जा रहे हैं, जिन्होंने जल को निम्नीकृत करने में, वाटर को डिग्रेड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महत्वपूर्ण तो हम नहीं कह सकते, बुरी भूमिका कह सकते हैं कि बुरी भूमिका निभाई है, क्योंकि इन्होंने पानी को गंदा किया है, जल को प्रदूषित किया है। तो प्रश्न आता है कि भाई जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जल प्रदूषित होता है, और जल प्रदूषित होने के वजह से ही जल की कमी हो जाती है। यानी जल की कमी का एक प्रमुख कारण जल प्रदूषण भी है, जो हम आगे जब जल दुर्लभता के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें बात करेंगे। इसमें एक अगला जो पॉइंट है, बिंदु है, वो है नदी बेसिन। नदी बेसिन क्या होती है? तो नदी बेसिन या रिवर बेसिन जिसको हम कह सकते हैं, यह मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र है। ये सिंचित क्षेत्र, इरिगेटेड एरिया। तो इरिगेटेड एरिया दैट इज beside the river, main river and its subsidiary rivers is called river basin. नदी बेसिन कुल सिंचित एरिया को कहते हैं। एक तरह से उस सिंचित एरिया को, उस सिंचित क्षेत्र को जो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा सिंचित किया गया था। तो ये एक क्षेत्र ही होता है, नदियों के साथ लगता हुआ क्षेत्र, जिससे पानी जमीन को मिलता है और उसमें फिर सिंचाई होती है और वहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है। तो इस तरह इसको, लेकिन नदियों के साथ वाली जो जमीन है उसे हम नदी बेसिन कहते हैं। बहुत सिंपल। इसके साथ अगला इसके अंदर जो बिंदु है, पॉइंट है, वह है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब देखिए, ये भी एक अलग टॉपिक है इसमें। वैसे पानी को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए समय से पर आंदोलन चलाए गए हैं, तो उस आंदोलन के बारे में भी हम इसमें जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसके बारे में भी हम इसमें समझेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक ऐसा पर्यावरण के हित में चलाया गया आंदोलन था, और ये आंदोलन अभी भी जारी है, ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। तो एक पर्यावरण संबंधी आंदोलन है, और पर्यावरण को बचाने के लिए जल, क्योंकि पर्यावरण का हिस्सा है, पर्यावरण का ही भाग है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए, खास तौर से जल को बचाने के लिए, और वह जल भी नर्मदा नदी के जल को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, उसे हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन गुजरात में सरदार सरोवर बांध के बनाने के विरोध में शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ? गुजरात में नर्मदा नदी पर, देखिए नर्मदा नदी,
गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन शुरू हुआ और इसका विरोध का कारण क्या था? विरोध का कारण यह था कि बांध के बनने से बहुत सारा जंगल और उस जंगल के पेड़ जलमग्न हो गए थे, पानी में डूब गए थे, जो सीधे सीधे पर्यावरण को एक बहुत बड़ा नुकसान था, पर्यावरण को एक बहुत बड़ी क्षति थी। तो पर्यावरण को क्षति से बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था और बाद में यह आंदोलन फिर कन्वर्ट हो गया, बदल गया, या इसका लक्ष्य बदल गया विस्थापितों को विस्थापितों का पुनर्वास करवाने के रूप में। यानी कि इस सरदार सरोवर बांध की वजह से भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये सरदार सरोवर बांध। इससे बड़ी भारी संख्या में लोग विस्थापित हुए, यानी कि लोगों को अपने घर बार, अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी। ठीक है, वो लोग विस्थापित हो गए, वो दरबदर हो गए। तो विस्थापित लोगों को स्थापित करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनका पुनर्वास करवाने के लिए भी ये आंदोलन चलाया जाता है। और इस आंदोलन के जो बड़े नेता या लीडर्स हैं, उनमें नाम मेधा पाटेकर का सबसे पहले आता है। मेधा पाटेकर जो कि एक समाज सेविका हैं, सोशल वर्कर हैं, वो इस आंदोलन को लीड कर रही थी। उसके साथ ही उनके सहयोग दे रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे जैसे और दूसरे पर्यावरणविद। तो इस तरह से हम नर्मदा आंदोलन के बारे में अपनी विचार प्रकट कर सकते हैं। इसमें एक बिंदु आ रहा है, वैसे इसमें एक सिस्टमेटिक ढंग से ये चैप्टर नहीं है इस नोट में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको सिस्टमेटिक बनाने की। लेकिन पहले कुछ बिंदुओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पालर पानी, पालर पानी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो पालर माने होता है वर्षा, वर्षा का पानी ही पालर पानी कहलाता है। ठीक है, और यह पालर पानी राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप है, पालर पानी। ठीक है, तो वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप जो कि राजस्थान के कुछ भागों में पालर पानी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो पालर पानी क्या है? वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप जो राजस्थान के कुछ भागों में पालर पानी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही भूमिगत जल है ना, हमने बताया कि जल की जो अवस्थिति है वह दो प्रकार की है। जल एक तो समुद्रों में पाया जाता है, महासागरों में, और दूसरा जल भूमि के अंदर पाया जाता है या भूमि के ऊपर पाया जाता है। अब जो भूमि है, भूमि के ऊपर तो नदियों में पाया जाता है, और जो भूमि के अंदर है भूमिगत जल, ठीक है, उसको हम लैंड वाटर भी कह सकते हैं कि वो जमीन के अंदर पाया जाता है। भूमिगत जल, जमीन के अंदर पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। बहुत सिंपल है। मृदा माने होती है मिट्टी, मृदा के नीचे बिछे हुए सैल आस्तरण छिद्रों, यानी कि भूमि के अंदर ऐसे बहुत सारे छिद्र हैं, उन छिद्रों में से जो पानी रिस रिस के आता है और वो पानी इकट्ठा हो जाता है जमीन के अंदर ही, वही भूमिगत जल है। ठीक है, इसके साथ है वर्षा जल संग्रहण, एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि जो वर्षा जल संग्रहण क्या होता है। वर्षा जल संग्रहण का मतलब है वर्षा के जल को गड्ढों में इकट्ठा करना। ठीक है, जो वर्षा का जल है वो जल उसको इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसको वाटर हार्वेस्टिंग भी हम कहते हैं, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। जल विद्युत ये क्या है?
जल विद्युत का मतलब है पानी से बनाई जाने वाली बिजली। ठीक है, जल से निर्मित विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। और यह जल विद्युत बहुत ऊंचे स्थान से पानी को नीचे गिरा के बनाई जाती है। तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े बांध बनाए हुए हैं और उन बांधों में पानी को इकट्ठा किया जाता है और फिर वहां ऊपर से पानी नीचे गिरा करके नीचे बहुत बड़े टरबाइन लगाए जाते हैं और उन टरबाइन जब वो घूमते हैं तो उससे फिर जो ऊर्जा बनती है या ऊर्जा निर्मित होती है उसे हम जल विद्युत कहते हैं। इसके साथ होता है, इसमें मुख्य बिंदु है जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? देखिए, प्रपात का मतलब होता है झरना। बहुत सिंपल। नदी घाटी के मध्य में ऊंचाई से गिरने वाला झरना जलप्रपात कहलाता है। ठीक है, जो नदी घाटी के मध्य में ऊंचाई से गिरने वाला झरना जलप्रपात कहलाता है। नदी घाटी का मतलब है कि नदियों की एक घाटी वैली होती है, नदी बह रही होती हैं और वो नदी जब ऊपर जाकर के नीचे गिरती है तो वो झरने के रूप ले लेती है और वो झरना ही जलप्रपात कहलाता है। और जो नियाग्रा जलप्रपात है वो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है, नियाग्रा जलप्रपात। इसमें एक मुख्य बिंदु आएगा बांध। बांध क्या है? बांध का मतलब क्या है? बांध किसे कहते हैं? ठीक है, तो बांध का मतलब होता है बांधना। देखो, बांध का मतलब क्या है? बांधना। बांधने से ही तो बांध बना है। बांध का मतलब है कि जल के बहाव को रोकना। जल बह रहा है, उसके आगे कोई रुकावट लगा दो तो क्या बन जाएगा? कि बांध बन गया। बहते जल को रोकना या उसे दिशा देना, ठीक है, उसकी दिशा को मोड़ देना, या बहाव को कम करने के लिए जो दीवार खड़ी की जाती है उसे हम बांध कहते हैं। ठीक है, और फिर ये एक झील अथवा जलभरण का रूप ले लेती है। तो बहुत बड़े बड़े बांध हमारे देश के अंदर हैं। बहुत बड़े बड़े बांध देश में बनाए हुए हैं, जिनमें से भाखड़ा बांध और हीराकुंड बांध, ठीक है, बड़े बांध माने जाते हैं। सरदार सरोवर बांध जो कि अभी हाल ही में बना, वो भी एक बड़ा बांध है। अब प्रश्न आता है कि भाई बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं? ये भी इसका एक मुख्य बिंदु है इस चैप्टर का, जो कि जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं और इनके क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ये इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, बहुउद्देश्य बहुत स्पष्ट है, ऐसी परियोजनाएं जिनका इस्तेमाल कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। बहु माने कई, तो कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या कई लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। बहुत ही सिंपल। तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं विशेषकर नदियों पर बांध के रूप में देखने को मिलती हैं। तो नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, एक बार में अनेक उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, इसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्लियर? बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी परियोजना जिससे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। अब जैसे बांध है, बांध से हमें बांध जब हम बना देंगे तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा और उस पानी को हम सिंचाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पानी में मत्स्य पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। उस पानी को हम बिजली बनाने के काम में ला सकते हैं और उस पानी को हम मीठे पानी में कन्वर्ट करके और उसे वाटर सप्लाई के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कितने सारे उद्देश्य पूरे होते हैं बहुउद्देशीय परियोजना से। इसके साथ ही इसमें एक और मुख्य बिंदु है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसमें इसका जिक्र इसलिए आता है कि जो जल प्रदूषण करने का जो श्रेय कुछ इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी जाता है।
जैसे ही देश के अंदर या विश्व में विकास की दौड़ शुरू हुई, तो उस विकास की दौड़ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गईं, बड़े बड़े कारखाने लगाए गए, और इन कारखानों ने जल को प्रदूषित करने का काम किया। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसको हम एमएनसी के नाम से जानते हैं, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। ये वे कंपनियां हैं जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में पाया जाता है। यानी कि एक कंपनी जिसकी अलग अलग देशों में शाखाएं पाई जाती हैं, उस कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुत सिंपल है। बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में भी हैं जो एमएनसी हैं, ठीक है, और ये खासतौर से विदेशी कंपनियां हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हों, मोबाइल बनाने वाली हों, एलईडी बनाने वाली हों, बिजली के क्षेत्र वाली कंपनियां हों, है ना, मोटर कार बनाने वाली कंपनियां हों। तो ये सारी जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे ऑडी है, मर्सिडीज है, ये सभी कंपनियां एमएनसी कहलाती हैं। क्लियर? इसके साथ ही इसमें एक और मुख्य बिंदु आता है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये क्या है? तो सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का सहारा लिया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली नदियों व झरनों को के जल को बांस के बने पाइप द्वारा, ठीक है, एकत्रित करके, बांस के बने पाइप के द्वारा एकत्रित करके क्या करते हैं? सिंचाई करना बांस ड्रिप प्रणाली कहलाता है। यानी कि बांस के पाइपों के द्वारा झरनों के पानी को खेतों तक लाया जाता है, और इस विधि को या इस व्यवस्था को बांस ड्रिप सिंचाई कहते हैं। अब हम इस चैप्टर के बारे को और तफसील से और जो है सही तरह से डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये चैप्टर जल संसाधन से संबंधित है, तो इससे जुड़ी हुई बातों के बारे में हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी और डिस्कस करेंगे। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जल को नवीकरणीय योग्य माना जाता है। जल क्या है? नवीकरणीय योग्य है, मतलब ये रिन्यूएबल है ना। प्राकृतिक संसाधनों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो जैविक और दूसरा होता है अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक। और जो अबायोटिक हैं, यानी कि जो अजैविक हैं, उन्हें हम फिर दो कैटेगरीज में बांटते हैं, और वह है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो जल नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल है। ये रिन्यू हो सकता है, मतलब रिन्यू होने का मतलब है कि इसकी प्रतिपूर्ति हो सकती है। पानी स्वयं, अगर वो पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पानी फिर से हमें मिल जाता है। कैसे? जल चक्र के माध्यम से, समुद्रों से, वाटर साइकिल के माध्यम से पानी ऊपर जाता है, वो बादल के रूप में पानी इकट्ठा हो जाता है, और फिर ज़मीन पे पानी वर्षा के रूप में गिरता है। तो इस तरह से पानी नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। तो जल का नवीकरणीय प्राकृतिक रूप जल चक्र द्वारा होता है। जल चक्र, वाटर साइकिल, जैसे मैंने बताया आपको, हमें मिलाने वाला अलवणीय जल मिलने वाला है, हमें मिलने वाला अलवणीय जल सतही, अलवणीय मतलब मीठा और लवणीय मतलब खारा। तो हमें मिलने वाला अलवणीय जल सतही होता है, यानी क्या, तो वो भूमि के ऊपर पाया जाता है। अपवाह, अपवाह का मतलब होता है वो नदी के अंदर पाया जाता है, अथवा भूजल स्रोत से प्राप्त होता है। भूजल माने भूमि के अंदर से।
जिसका निरंतर नवीकरण तथा पुनर्भरण होता रहता है। और ये पुनर्भरण किससे होता है? जल चक्र से। किससे होता है ये? जल चक्र से। ठीक है, वाटर साइकिल से। सूर्य की गर्मी से वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल वाष्प संघनित होकर कंडेंस्ड हो जाता है, वाटर बादलों के रूप में एकत्रित हो जाता है। जो ठंडे पृथ्वी पर वर्षा का यह जल दोबारा नदी से होते हुए सागरों में पहुंचता है, दोबारा जलवाष्प के रूप में फिर संघनित होता है और फिर ये बादल बन करके बरसता है, और इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। वाटर एक साइकिल जो है, किस तरह, जैसे कि वाटर साइकिल हम बनाते हैं, ये समुद्र है और समुद्रों से पानी उठ रहा है, बादल बन रहे हैं और फिर बादल बरस रहे हैं, तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। इसके साथ ही इसमें हम बात करेंगे, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जल दुर्लभता का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा प्रश्न है इस चैप्टर का। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? जल दुर्लभता, जल दुर्लभता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी। ठीक है, पानी की कमी, पानी का अभाव, जल का अभाव ही जल दुर्लभता कहलाता है, अर्थात पानी की कमी जल दुर्लभता कहलाता है। जल दुर्लभता के विषय में, यानी कि जब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल की कमी दुर्लभता कहलाती है, जल दुर्लभता कहलाती है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस जल की हमें जरूरत है, यदि वो जल हमें नहीं मिल पाता, उतनी मात्रा में वो जल नहीं मिल पाता, तो वो जल दुर्लभता कहलाता है। इसके बारे में एक स्वीडन के विशेषज्ञ ने बताया है कि कब हम जल दुर्लभता का शिकार होते हैं। स्वीडन के एक विशेषज्ञ का मानना है कि यदि प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 1000 घन मीटर पानी नहीं मिलता है, तो घन मीटर, ठीक है, जैसे होता है स्क्वायर मीटर होता है, वर्ग मीटर होता है, ये होता है घन मीटर, कि अगर एक व्यक्ति को एक दिन में 1000 घन मीटर पानी नहीं मिलता, तो इसका मतलब वह व्यक्ति जल दुर्लभता का शिकार है, मतलब उसे जल की कमी है, पर्याप्त मात्रा में उसे पानी नहीं मिल रहा है। ये स्वीडन के एक विशेषज्ञ का आंकड़ा है, जब उन्होंने जल दुर्लभता के बारे में बताया। तो ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है कि यदि हमें 1000 घन मीटर पानी प्रतिदिन नहीं मिलता एक व्यक्ति को, तो फिर समझ लीजिए कि वो जल दुर्लभता की स्थिति है। अब इस जल दुर्लभता के कारण क्या है? जल दुर्लभता के बहुत सारे कारण हैं। जैसे नंबर 1, समाज में जल का असमान वितरण है। देश के अंदर, समाज का तो देश से, यहाँ देश में जल का असमान वितरण है। असमान वितरण का मतलब है कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं है ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब का जो एरिया है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में पंजाब का जो एरिया है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ प्रचुर मात्रा में पानी है। पंजाब में खास तौर से पानी, वहाँ पानी की कमी नहीं, बहुत ज़्यादा पानी है। पंजाब 5 नदियों का, वहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं, इसलिए उसका नाम पंजाब है। तो दूसरी ओर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी कम है, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश वाला एरिया है, या फिर आपका महाराष्ट्र है, या फिर नीचे वाला एरिया है। उसके साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, या पानी नाम मात्र का है, या पानी है ही नहीं। उनमें सबसे ऊपर आता है राजस्थान। राजस्थान का जो एरिया है, बहुत बड़ा हिस्सा है राजस्थान का, जो पानी की कमी से जूझता है, और वहाँ लोगों को पानी नहीं मिलता। लोगों को कई कई किलोमीटर तक पानी की तलाश में जाना पड़ता है, और कई कई किलोमीटर दूर जा कर के पानी लाना पड़ता है। ये बहुत बुरी स्थिति है।
70 साल के बाद भी अगर देश के अंदर लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो ये बहुत बुरी स्थिति है और इस स्थिति से जल्द निपटना होगा। तभी हम एक सम्मान का जीवन, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो पानी ही नहीं मिलेगा हमें तो फिर हमारा जीवन एक कैसे सम्मानित जीवन बन पाएगा। बुंदेलखंड भी एक ऐसा एरिया है, महाराष्ट्र का विदर्भ एक ऐसा एरिया जहां सूखा पड़ जाता है। गुजरात, उड़ीसा का कालाहांडी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी की बहुत नितांत कमी है और वहां पर कमी होने की वजह से किसान आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके खेत सूख जाते हैं। पानी की कमी की वजह से सूखा पड़ जाता है, वहां वो ड्रॉट का, सूखा का शिकार हो जाते हैं और इस तरह से बहुत सारे किसान हर साल आत्महत्या करके मर जाते हैं। तो एक बड़ा कारण है असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑल ओवर द कंट्री। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है इस जल दुर्लभता का, वह है बढ़ती हुई जनसंख्या। निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है, निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसको हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। देश की आबादी वर्तमान में 135 करोड़ के आसपास है और ये जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आज़ादी के समय से ही, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश की आबादी लगभग 36 करोड़ के आसपास थी, जो 70 साल में लगभग 100 करोड़ बढ़ गई है। तो अब आप देख लीजिए, पानी तो उतना ही है, पानी कोई बढ़ थोड़ी रहा है और वो तो कम ही हो रहा है। जो भंडार है पानी का उसमें तो निरंतर कमी ही हो रही है। तो यदि जनसंख्या ऐसे बढ़ती रहेगी तो फिर लोगों को पानी कहाँ मिल पाएगा। तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या भी जल दुर्लभता का, जल की कमी का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा जल का अति उपयोग, जल का दोहन, जल का ज्यादा शोषण, जल का ज्यादा प्रयोग, अति उपयोग जिसको हम कह सकते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कार्सिटी। पानी की कमी का या जल दुर्लभता का एक बड़ा कारण है पानी का ज्यादा प्रयोग करना, उसका बेजा इस्तेमाल करना, उसका दुरुपयोग करना। ये दुरुपयोग हम अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं। खुद भी हम उस दुरुपयोग के भागीदार बन जाते हैं, खुद भी दुरुपयोग करते हैं। नहाने में हम आवश्यकता से अधिक पानी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कपड़े धोने में, बर्तन साफ करने में हम आवश्यकता से अधिक पानी का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी साफ करने में बहुत सारा पानी हम वेस्ट कर देते हैं। इसके साथ ही बहुत सारा पानी हम पशुओं को नहलाने में वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारा पानी जो है उद्योगों में इस्तेमाल होता है। तो ये अति उपयोग है, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। इसने भी पानी की दुर्बलता को जन्म दिया है, पानी के अभाव को पैदा किया है। क्लियर। अगला जो इसका फैक्टर या कारण है वो जल प्रदूषण। जैसे मैंने पहले बताया जब हम जल प्रदूषण के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जल प्रदूषण ने भी पानी की दुर्लभता को बढ़ाया है। वो कैसे? कि जो पानी नदियों में है, तालाबों में है, जोहड़ों में है, पोखरों में है, वो पानी प्रदूषण की वजह से विषैला हो गया है, जहरीला हो गया है। वो पानी पीने लायक नहीं रहा। आज से अगर हम 40 से 50 साल पहले बात करें तो हम सब लोग उस जोहड़ों, तालाबों, पोखरों के पानी को भी इस्तेमाल करते थे, नदियों के पानी को इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हम उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसका रंग, रूप और उसका स्वाद सब कुछ चेंज हो गया, बदल गया, उसके अंदर जहर घुल गया। तो इसने भी पानी की दुर्लभता को बढ़ाया है, पानी की कमी को बढ़ाया है। तो ये सारे कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से पानी की दुर्लभता पैदा हुई है और ना सिर्फ पैदा हुई है बल्कि वो निरंतर बढ़ रही है। अगला जो प्रश्न है इसमें
वह है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर में हम जल दुर्लभता के बारे में डिस्कस करते हैं, जल प्रदूषण के बारे में डिस्कस करते हैं, वो हमने कर लिया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण इसका जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वह है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, MPP। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ये क्या हैं, ये हमें समझना है। इसके बारे में हमने इसका थोड़ा सा परिचय ऊपर दे दिया है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स या बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं हैं जिनसे कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जिनसे कई लक्ष्यों को पूरा किया जाता है। सॉरी। इसके साथ ही इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इसके लाभ और हानि के बारे में। इसके लाभ क्या हैं और इसकी हानि क्या है। पहले इसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं का क्या महत्व है, और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का ज़्यादा सरोकार बांध से है। बांध, डैम जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, डैम। जब देश आज़ाद हुआ तो तभी से ही हमने बांधों के बनाने पर जोर दिया, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संरचना और उनके स्ट्रक्चर खड़े करने पर बल दिया। जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बांधों के महत्व को इंगित करते हुए कहा था कि बांध अर्थात ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, और ये बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ बन रही, बांधों के ऊपर। बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो प्रश्न आता है कि भाई बांधों को आधुनिक युग के मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे असली मंदिर हैं, आधुनिक युग के मंदिर हैं। हमें मंदिरों की इतनी आवश्यकता नहीं है, हमें किसकी आवश्यकता है? बांधों की आवश्यकता है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। क्योंकि हमारा देश गरीबी की दलदल में धंसा हुआ था जब देश आज़ाद हुआ था। तो देश को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाना था, तो इसके लिए बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनानी थी। जवाहरलाल नेहरू की सोच के अनुरूप ही देश के अंदर कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई, और इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के एक सबसे बड़े जो पैरोकार या बहुत बड़े जो ये कह सकते हैं समर्थक थे, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी चाहते थे कि देश के अंदर मल्टीपर्पस डैम बने, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं। तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इन डैम्स को बनाने में। तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और ये कहाँ है? ये बंगाल और बिहार से लगती हुई है, और बंगाल और बिहार, पश्चिम बंगाल और बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों को, बहुत सारे जिलों को इस दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभ मिलता है। तो प्रश्न आता है कि भाई स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम बताइए। तो भारत की प्रथम या पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, जो 1948 में बननी शुरू हो गई थी, आज़ादी के तुरंत बाद। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई इसके लाभ क्या हैं। तो लाभों के बारे में भी वैसे हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे नंबर 1, बाढ़ पर रोक लगाने में सहायक हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बाढ़ को रोक देते हैं, क्योंकि जब नदियां बह रही हैं, खासतौर से वर्षा के दौरान, वर्षा के समय में जब बारिश होती है,
तो पहाड़ों से, हिमालय पर्वत खास तौर से, वहाँ से बहुत सारा पानी बह के नदियों में आता है और नदियाँ फिर बाढ़ का रूप ले लेती हैं और इलाके के इलाके को, क्षेत्रों को डुबोते हुए चली जाती है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में जान और माल की का नुकसान होता है। तो बाढ़ को रोकने के लिए बांध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब बांध का मतलब रुकावट, रोक लगा देना, दीवार लगा करके पानी के बहाव को रोक दिया जाता है, तो फिर वो पानी वहीं पे इकट्ठा होता रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता और इस तरह से बाढ़ का वो रूप नहीं ले पाता, बाढ़ नहीं आ पाती है। तो बाढ़ पर रोक लगाने में सहायक है। नंबर 2, बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। देश के अंदर कई बांध हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जहां बिजली उत्पादन का काम किया जाता है, जिनमें खास तौर से भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल बांध सबसे महत्वपूर्ण है जहां बिजली उत्पादन हो रहा है। ठीक है, इस तरह हीराकुंड बांध जो कि आपका उड़ीसा में है ये, ठीक है, महानदी के ऊपर। तो बिजली उत्पादन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही मछली पालन में भी ये सहायक हैं। जैसे हमने पहले बताया था, मत्स्य पालन में भी जब बांध बना करके पानी को रोक दिया जाता है तो उस रुके हुए पानी में मछलियाँ खूब पलती हैं। ठीक है, तो मछली पालन के में भी ये सहायता करता है और मछलियाँ जो है आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन है और मछलियों की देश और विदेश में बहुत मांग है। चौथा इसका लाभ है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा यानी कि जब बांध बनाए जाते हैं और वहाँ बहुत बड़ा एरिया विकसित होता है तो वहाँ पर लोग देखने जाते हैं उसे, तो इसको हम टूरिज्म कहते हैं, पर्यटन कहना। लोग घूमने के लिए जाते, देखने के लिए जाते हैं, भाखड़ा नंगल बांध को देखने के लिए जाते हैं, हीराकुंड बांध को देखने के लिए जाते हैं, दामोदर वैली घाटी परियोजना को देखते हैं। तो ये इससे जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिससे राज्य की या देश की आमदनी बढ़ती है। तो ये इतने महत्वपूर्ण कार्य हैं। और इसके अलावा सिंचाई के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, बांधों का, है ना। पानी इकट्ठा किया जाता है और पानी इकट्ठा करने के बाद उसे खेतों तक पहुंचाया जाता है नालियां बना करके, तो सिंचाई के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। उद्योग धंधों को पानी पहुंचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उस बांध में जो पानी इकट्ठा है उसके पानी को प्रोजेक्ट लगा करके उसे साफ करके और पीने के पानी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ हैं। अब अगला प्रश्न है कि नदियों का बहाव बाधित, इसकी हानियां क्या हैं, बांधों की हानियां क्या हैं या बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हानियां क्या हैं। तो जितने इसके लाभ हैं उतने ही हानि भी हैं इसकी, ऐसा नहीं है कि इसकी हानि नहीं है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं की निम्नलिखित हानियां हैं। देखिए हानियां, डीमेरिट्स। नंबर 1, नदियों का बहाव बाधित होता है। जो नदियां अपनी स्वतंत्रता के साथ बह रही है वो उसकी आज़ादी चली जाती है, छिन जाती है, यानी कि वो बहाव उसका बाधित हो जाता है, दीवार लगा करके रोक दिया जाता है नदी को बहने से। परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलता है, तलछटीय बहाव धीमा हो जाता है। यानी कि जो मिट्टी आ रही है, जो चट्टानें टूट टूट कर पानी के अंदर बह के आ रही हैं, वो आगे नहीं बह पाती और वो वहीं जमना शुरू हो जाती हैं और फिर नदियों के अंदर बहुत बड़ी भारी मात्रा में मिट्टी, कंकड़, पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं और इसलिए उसका जो सतह है वो ऊपर आ जाता है। और फिर जब बारिश होती है, पानी में आता है, तो उतना पानी नदियां नहीं ले पाती और वो पानी फिर इधर उधर इलाकों में फैल जाता है, क्योंकि नदी की जो गहराई है वो कम हो गई है, मिट्टी भर गई है उसके अंदर, आगे नहीं जा पा रही है, ये इसका कारण। तो जहाँ ये बाढ़ को रोकने में काम आता, वहीं बाढ़ का कारण भी बन जाता है। इसके साथ ही अगला इसका जो हानि है वह है जलाशय की तली में अत्यधिक तलछट इकट्ठा हो जाता है।
ठीक है। जलाशय की जो तली है उसमें क्या हो जाता है, तलछट। तलछट का मतलब मिट्टी पत्थर इकट्ठी हो जाती है तालाब की तलछटी में। जल प्रदूषण जैसी कठिनाइयां पैदा होती हैं, इससे प्रदूषण को भी बढ़ावा मिलता है। जलाशयों के निर्माण से मैदान में उपस्थित वनस्पति व मिट्टी पानी में डूब जाती है और जिससे वो नष्ट हो जाती है, तो पर्यावरण को नुकसान भी होता है। और सबसे बड़ा नुकसान इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का क्या रहा है, वह यह है कि इन परियोजनाओं की वजह से बहुत सारे लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा, उन्हें अपने घर जमीन छोड़ने पड़े। ठीक है। इसके साथ ही ये बहुउद्देशीय परियोजना या बांध कह सकते हैं, इनसे बाढ़ का खतरा बना रहता है, क्योंकि अगर ये बांध टूट गए तो फिर बहुत बड़े नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो ये इस सारे के सारे इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नुकसान हैं, उनकी हानियां हैं। इसके साथ ही इसमें दो क्वेश्चन और रहते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जल संग्रहण ये, और इसका एक तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वाटर एंड वाटर स्कार्सिटी। उसके अलावा सेकंड जो टॉपिक था वो था मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स और डैम्स, उनकी लाभ हानि। और तीसरा जो टॉपिक है वह है जल संग्रहण या वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जैसे हम अनाज की फसल उगाते हैं, अनाज को पैदा करते हैं, ठीक उसी तरह से हम पानी को भी एक फसल के रूप में उसका इस्तेमाल करें। ठीक है। तो संग्रहण इकट्ठा करना। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क कह सकते हैं, राजस्थान के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, आधे सूखे क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में जल संग्रह किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। राजस्थान के बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर आदि जगहों पर पीने के पानी को इकट्ठा करने हेतु भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं। जमीन के अंदर क्या बनाते हैं, टैंक, भूमिगत टैंक बनाते हैं। ठीक है। वो टैंक कच्चे भी हो सकते हैं, पक्के भी हो सकते हैं, अथवा टंका का प्रयोग किया जाता है। टैंक या टंका एक ही बात है। नीचे बहुत बड़े पक्के गड्ढे बनाते हैं और उसमें पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। और पानी कौन सा होता है, बारिश का पानी, वर्षा का पानी। यह मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। जो हमारा जो मुख्य घर है उसके आंगन में बनाते हैं इसको, क्योंकि छतों से पानी जो बह के आएगा वो उसमें जाएगा, उसमें इसके अंदर चला। इसमें क्या होता है कि जो पहली बारिश के पानी को इकट्ठा नहीं करते, पहली बारिश के पानी में तो छत वगैरह सब साफ हो जाती हैं, फिर उसके बाद जो बारिश आती है फिर उस पानी को उसमें इकट्ठा किया जाता है और उस पानी को अपने घरेलू कार्यों के लिए इस्तेमाल लाया जाता है। ये टैंक घर की ढलवां छतों के माध्यम से पाइप के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, है ना। वर्षा का जल इन पाइपों से होकर टैंक तक पहुंचता है। पहली वर्षा के जल को इकट्ठा नहीं किया जाता, बल्कि इसे टैंक और पाइप आदि को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। तो इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को हम जल संग्रह के नाम से जानते हैं। यानी कि वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए घर के अंदर या घर के आंगन में टैंक बनाए जाते हैं जमीन के अंदर, और उन टैंकों में पानी को इकट्ठा किया जाता है पाइप के माध्यम से। इसे हम जल संग्रह कहते हैं। और ये कहाँ होता है, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर आदि जगहों पर। अगला है, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि भाई परंपरागत वर्षा जल संग्रह की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपना कर जल संग्रह, जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जाता है। देखिए, ये जो जल संग्रह की जो पद्धति है ये कोई नई पद्धति नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारे पूर्वज भी इस पद्धति का इस्तेमाल करते थे। वर्षा जल संग्रहण पद्धति वर्षा के जल को पीने के लिए एकत्रित करने की एक विधि है।
वर्षा का जो पानी है वो शुद्ध पानी माना जाता है, मीठा पानी होता है, और उसे इकट्ठा करने की जो विधि है उसे ही हम जल संग्रहण कहते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज द मेथड टू कलेक्ट वाटर। वाटर कौन सा? वाटर ऑफ रेन। ज्यादा आबादी वाले नगरों जहां पीने योग्य पानी की कमी होती है, ये पद्धति अपनाई जाती है। ये कहाँ अपनाई जाती है पद्धति? उन जगहों पर जहां पर पीने के पानी की कमी होती है, खासतौर से राजस्थान, ठीक है, जैसे राज्यों में। इसका प्रारूप इस प्रकार है। नंबर 1, पानी को साफ करने के लिए एक 3 स्तरीय छनन प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। 3 स्तरीय छनन प्रक्रिया होती है। देखो, वाटर जो हार्वेस्टिंग का एक मेथड है, सबसे ऊपर हम मोटे वाले पत्थर रखते हैं, फिर नीचे हम उससे छोटे पत्थर रखते हैं, और सबसे नीचे रेत या रेत डालते हैं। इस तरह से एक सिस्टम है, ये पद्धति है। बड़े पानी पत्थरों में से होते हुए पानी इन छोटे पत्थरों में छनेगा, और इन छोटे पत्थरों में छन के फिर इसमें से छनेगा। तो इस तरह से वो पानी को साफ करने के लिए, और ये वाटर, इस जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जिसको हम भूमिगत जल कहते हैं, इसको रिचार्ज करने की भी एक बहुत बहुत ही सटीक प्रणाली है। पानी की आजकल कमी हो रही है ना, जमीन के अंदर पानी है ही नहीं। पानी जो पहले 15-20 फुट पे मिल जाता था, अब वो पानी 200-300 फुट पे भी नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं तो हजार फुट पे भी नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि हमने पानी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब उसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं? इस विधि के द्वारा वर्षा के पानी को जमीन के अंदर ले जा करके हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। क्लियर? एक मिनट। दूसरा क्या है कि पाइप की मदद से जल को टैंक तक ले जाया जाता है इस विधि के द्वारा, है ना। तो पानी को साफ करने के लिए 3 स्तरीय छनन प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या होता है? पाइप की मदद से जल को टैंक तक लाया जाता है, ठीक है, जब पानी इकट्ठा होता है टैंक के अंदर। और तीसरा, कुएं के जल से पानी का पुनर्भरण किया जा सकता है। जो कुएं का जल है, उस कुएं के जल से पानी का को फिर से उसका पुनर्भरण कर सकते हैं। और तीसरा, हौज अथवा टैंक के अलावा पानी को कुएं आदि तक ले जाया जा सकता है। हौज का मतलब क्या होता है? टैंक होता है, तालाब। तो हौज अथवा टैंक के अलावा पानी को कुएं आदि तक ले जाया जा सकता है। हमने टैंक में पानी इकट्ठा किया, तो उस टैंक के पानी को हम कुएं तक ले जा सकते हैं। तो इस तरह से जल संरक्षण पद्धतियां पहले ज़माने में या प्राचीन काल में अपनाई जाती थीं, जिन्हें हम परंपरागत जल संरक्षण पद्धति के नाम से जानते हैं। और ये पद्धतियां आज भी अपनाई जा रही हैं भारत के बहुत से हिस्सों में। तो इस तरह से इस चैप्टर के लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। और इसमें अब हम कुछ छोटे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर और बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जीके क्वेश्चंस आते हैं। और जीके में ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, और उसका एक तरह से रोल है, उसकी भूमिका है। तो जल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में आता है? हालांकि ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है, लेकिन 5 या 7 मिनट में हम इसको ख़त्म करेंगे। तो जल किस प्रकार का संसाधन कहलाता है? जल एक नवीकरण योग्य संसाधन कहलाता है, ठीक है। इसके साथ ही गुल या कुल क्या है, एक इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और था। गुल या कुल एक प्रकार की जल सिंचाई वाहिकाएं, जल सिंचाई के लिए जो वाहिकाएं या नालियां या नाले बनाए जाते हैं, और जो नदी की धारा का रास्ता बदलकर बनाई जाती हैं, उन्हें हम गुल या कुल कहते हैं। यानी कि नदी से कुछ नालियां खोद करके खेतों तक पानी लाया जाता है, उसे गुल या कुल कहते हैं, ठीक है। इसके साथ जल संरक्षण के लिए खादिन नामक संरचनाएं भारत में कहाँ बनाई गई हैं? देखो, टैंक, टंका और खादिन, ये वही चीज़ है। तो ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में बनाई जाती है खादिन। टैंक, टंका कहाँ बनाए जाते हैं? बाड़मेर में, ठीक है, जो हमने अभी बताया था आपको। इसके साथ ही
किस नहर के कारण राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति में कमी आई है? यानी कि वहां पर लोग वर्षा का पानी इकट्ठा करते थे, लेकिन जब से वहां नहर बन गई तो अब वहां पर लोग वर्षा का पानी कम इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि नहर के माध्यम से पानी मिल रहा है। तो यह नहर है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत से एग्जाम में आता है। ये मासिन राम, जो कि चेरापूंजी में स्थित है, और चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में। तो मेघालय के चेरापूंजी के मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है, मासिन राम। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारत के कुल विद्युत का कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? जैसे हमने देखा ना कि भाई जल का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए काम किया जाता है, इस्तेमाल में आता है। तो देखिए देश के अंदर जितनी बिजली पैदा हो रही है उसमें 22% भाग है जल विद्युत का। पानी से बनने वाली बिजली 22% है, जो कि एक बहुत बड़ा भाग है। इसके अलावा कोयला से, डीजल से भी बिजली इस्तेमाल हो रही, न्यूक्लियर से भी बिजली इस्तेमाल हो रही है ना। लेकिन पानी से भी 22% बिजली निर्मित हो रही है, एक बहुत बड़ा एक भाग है। इसके साथ ही दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में हौज खास का निर्माण करवाया, किसने करवाया था? हौज खास। देखो दिल्ली का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, ये जगह है हौज खास। तो यहाँ पर क्या है, एक ये टैंक है। हौज का मतलब क्या होता है? तालाब होता है, एक बड़ा टैंक। तो ये जो हौज खास है ये सीरी फोर्ट क्षेत्र में स्थित है, दिल्ली के सीरी फोर्ट पर। ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। किसने बनाया था? इल्तुतमिश, जिसको अल्तमश भी कहते हैं। इसके साथ ही सतलुज ब्यास बेसिन की बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? सतलुज ब्यास नदी पर बनी परियोजना या बांध कौन सा है? वह है भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना। अगला है महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है हीराकुंड परियोजना। ठीक है, हीराकुंड बांध है वहां पर, जो कि महानदी पर स्थित है, और ये उड़ीसा में स्थित है। इसके साथ ही सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध। कृष्णा गोदावरी नदी जल विवाद में निम्न राज्य शामिल नहीं हैं। देखिए कृष्णा गोदावरी जो विवाद है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में कृष्णा गोदावरी। हमारे देश के अंदर कई नदी जल विवाद भी हैं, जिसमें हमारा हरियाणा और पंजाब का एक जल विवाद चल रहा है। और वो विवाद है कि भाई सतलुज और यमुना का जो पानी है या सतलुज का जो पानी है वो हरियाणा को मिलना चाहिए। तो सतलुज रिवर को लेकर के पंजाब के साथ हमारा विवाद है, जो तभी से है जब हरियाणा का जन्म हुआ 1966 में। तो ऐसे ही कृष्णा गोदावरी जल विवाद भी है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। इसके साथ ही मेघालय में किस स्थान पर छत वर्षा जल संग्रह किया जाता है? ये शिलांग में किया जाता है। तो ये इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ छोटे प्रश्न थे, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।